प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये स्टैंप किया जाता है कि उन्होंने जंग छेड़ी ही इसराइल के कहने पर थी। ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा साजिश थी ही इसराइली प्राइम मिनिस्टर की थी। इससे कोई मायूसी नहीं फैलनी चाहिए। मेरी नजर में ये डील आगे भी चलेगी। जब भी ईरान को प्रेशर डाला गया, मैं 47 सालों की बात कर रहा हूँ, तो ईरान ने कम बैक किया। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती किरदार को इस हद तक जाके सराहना और आर्मी चीफ को अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन शख्सियत करार देना, आलमी सतह पर इस सब से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है? बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने इनवाइट किया है। एक दफा फिर रीअश्योर कराया उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, मिलिट्री पॉलिटिकल के पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता सुबह मई 2025 की बात नहीं करना चाहता, लेकिन लास्ट ईयर तकरीबन 13 महीने हो गए जब हिंदुस्तान ने कितना अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान की पोजीशन को, कि वो उन्होंने एक बहावलपुर और दूसरी जगहों पर हमले करके वो समझते थे कि पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल बना देते हैं कि हम मर्जी से स्ट्राइक करेंगे और दुनिया को हम ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। 13 महीने बाद हम मोस्ट रेलिवेंट इस वक्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की। नो लेस देन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अमेरिका तो काफी दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की मदद बगैर नहीं हो सकता था, वही वाइस प्रेसिडेंट ने रीअश्योर करवाया है। तो आई थिंक हमारे जो बॉर्डर पर ईस्टर्न दोस्त हैं उनको अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। 80 साल पहले हम अलहदा जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया, वो इंडिपेंडेंस जो थी, उसको भूल के आगे चलें। दुनिया ने हमें एक मैनिफेस्ट किया है, दुनिया ने मोहर ही लगाई है, क्योंकि अगर अमेरिकन सदर वो कह रहे हैं दुनिया की अब इस वक्त सबसे बड़ी पावर है, अभी भी आज भी है, तो उन्होंने हमें एक न्यू फाउंड एक रियलिटी की तरफ लोगों को ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान की मदद बगैर नहीं हो सकता था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउड मोमेंट पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं उनके लिए, मुल्क के लिए खास तौर पर एक प्राइड है। प्राइम मिनिस्टर एक कंसिस्टेंट एफर्ट की है। और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये है कि देखिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है अटैक बाय इजराइल, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसका बजट ना होने के मिलिट्री बराबर है। दोनों की अना बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, डाइवर्जेंट बहुत ज्यादा थी। और आज भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि एक थ्रेट के ऊपर ईरानियन डेलीगेशन ऑफेंड हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या सेंसिटिविटी, और इनको कन्वर्ज किए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिकी नायब सदर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप की एक धमकियां में इस ट्वीट ने बने बनाए जो मुज़ाकरात है उसको दूसरे मरहले में हम देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन की तरफ धकेल दिया है। क्या व्हाइट हाउस और ट्रंप इंतजामिया के बयानात में ये तजाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, आपको लग रहा है? देखिए माहम, जब भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, जब भी नेगोशिएशन स्किल्स एक इटसेल्फ सब्जेक्ट है, एक आर्ट है पूरा। मैंने भी कुछ पढ़ा है भी कहीं। तो देखिए ये पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग होता है। वजह ये होती है कि ये एक सुपर पावर है जिसको वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सके, बैक्ड बाय इजराइल। प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये स्टैंप किया जाता है कि उन्होंने जंग छेड़ी ही इसराइल के कहने पर थी। उन्हीं के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट ट्रंप के थ्रू हासिल करने की कोशिश की गई जो नाकाम रही। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, दो तरफ से है। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल में जाहिर है आपने देखा ऑयल प्राइसेस हैं, दुनिया ब्लेम कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जो क्राइसिस है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से है। इंटरनली आपने देखा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, एक्शन आ रहा है। एक तीसरा डायमेंशन भी है। वो तीसरा नहीं हमें भूलना चाहिए कि ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत ज्यादा मीडिया कंट्रोल करती है। वो परसेप्शन नैरेटिव बनाते या बिगाड़ते हैं आपके हक में या आपके खिलाफ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये शदीद एहसास है कि क्योंकि मैं इजराइल की लाइन अप टो नहीं कर रहा उस तरह, क्योंकि आपने देखा नेतन्याहू बातचीत नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस वक्त जंग जारी रहे, और अगर जंग नहीं जारी रहती तो नो पीस नो वॉर के दरमियान हैंगिंग रहे, ताकि एज एंड व्हेन बेसिस पर वो चाहे हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर हमले करें, चाहे वो ईरान पर हमले करें। तो सिलेक्टिव टारगेटिंग होती रहनी चाहिए। लेकिन दुनिया ने ये देखा कि इजराइल ने 3900 लेबनीज शहीद किए हैं इतनी छोटी जंग के अंदर, जबकि एक तरफ सिर्फ इसमें लेबनान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा था।
अमेरिका और इजराइल जहां मिलकर कर रहे थे तो ईरानी तकरीबन 3400 शहीद हुए। तो आप इमेजिन करें 500 शोधा की तादाद लेबनान में ज्यादा है जो लोगों ने उस तरफ फोकस नहीं किया, क्योंकि इजराइल ने देखा कि इस वक्त सारी दुनिया का मीडिया का एनालिस्ट का फोकस जो है वो ईरान है, तो उसने ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस या होमलेस किया। 3900 या 4000 के करीब, कुछ 4500 भी कह रही हैं एजेंसीज, तो तकरीबन 4000 शहादतें हुई। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसने एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को। वो चाहता था कि ऐसी ही कंटिन्यूटी रहे और ये न्यू नॉर्मल बन जाए, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो इस वजह से ये आप फर्क देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को उन मीडिया के एलिमेंट्स को भी खुश करना होता है कि नहीं, मैं पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज से नहीं ये डील की, मैं तो बहुत एग्रेसिव हूं और अगर ये किया तो मैं ये हमला कर दूंगा और पिछले हफ्ते की तरह कर दूंगा। तो आई थिंक ये इससे कोई मायूसी नहीं फैलनी चाहिए मेरी नजर में। ये डील आगे भी चलेगी, लेकिन ये ऑप्टिक्स दिखानी होती है शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा ऑब्लिगेट। बिल्कुल सर, और लबनान के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप और नेतन्याहू को अगर देखें तो अमन मुज़ाकरात में कोई ज़्यादा संजीदा नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप तो चलें किसी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू तो बिल्कुल नहीं चाहते। ईरान का दूसरी तरफ हम देखें तो हमेशा से ये शिकवा रहा कि मुज़ाकरात के बीच में उनका एतमाद तोड़ दिया जाता है। पहले भी एक दफ़ा इस तरह से हो चुका है। तो अब सदर ट्रंप की धमकी और इसराइली वज़ीर दिफा का जो लबनान ना छोड़ने का ऐलान है, इसके होते हुए मुज़ाकरात किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकेंगे? उज़ैर देखिए, मैं तो कई दिनों से अर्ज कर रहा हूं कि जब ये सीज फायर हुई थी उसके बाद से लेके जो लंबी हुई है सीज फायर का जो ड्यूरेशन था, जिसका मतलब बातचीत हो रही थी और मुज़ाकरात होते होते नाकाम हो जाते थे, हर दफा कभी लगता था कामयाब हो जाएंगे, उसके पीछे सबसे बड़ी या ज्यादा साजिश थी ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर की थी, क्योंकि वो हालात को इस तरफ ले जाते थे कि सीज फायर परमानेंट ना हो और एक डील ना हो। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो तो चाहते यही थे कि ये हैंगिंग रहे इन बिटवीन। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का एक इम्तिहान तो वो था जब उन्होंने जंग छेड़ी। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मेरा मानना ये है कि उस तरह नहीं हासिल हो सके, रजीम चेंज नहीं हुई, न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं खत्म अभी मेनिंगफुल हो सकी, देखा मिसाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम अभी तक इंटैक्ट है उनके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जंग छेड़ने का जो डिस्क्रेडिट है वो तो मिल रहा है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक आइडियल मौका है साबित करने के लिए कि ये जंग अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में लड़ी गई और जीती अगर उन्होंने सो कॉल्ड, तो वो मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अगर वो मैनेज कर पाए। अब सुबह सुबह इससे सख्त लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैनेज जितना इफेक्टिवली करेंगे उनकी रेट उतनी बढ़ेगी, उतना ही हम मानेंगे कि हाँ ये जंग इनके कहने पर शुरू हुई या अपना कॉन्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो दुनिया, मुझ जैसे लोग और पर्टिकुलरली ईरानी कौम और लीडरशिप ये कंफर्म कर देगी दुनिया को कि ये जंग हम पर मुसल्लत ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी, ना उनकी रोकने की कैपेसिटी है, ना वो पीस कंटिन्यू करने की पोजीशन में है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा इम्तिहान है। सही सही। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि दीगर माहिरीन का भी कहना है, इस पर आपकी भी राय चाहते हैं कि ईरान से जंग सदर डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है और इस जंग ने खलीज की अरब बादशाहतों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को जो नुकसान पहुंचाया है, क्या ये मफामती यादाश्त उसे मिटाने की एक नाकाम कोशिश है? देखिए, मां पीस की तरफ तो जाना ही था। इस जंग ने कितना अरसा कंटिन्यू करती है, एक सुपर पावर है, ऑलमोस्ट उसने 40 दिन तक बैक बाय इजराइल पूरी जोर लगाया कि किसी तरीके से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। लेकिन आप कहती हैं जो खिफत मिटाने के लिए या शर्मिंदगी मिटाने के लिए है, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के लोगों को और खासतौर पर लीडर्स को अपनी तारीख जरूर पढ़ लेनी चाहिए। हर दौर में जब भी ईरान को प्रेशर डाला गया, मैं 47 सालों की बात कर रहा हूँ, तो ईरान ने कम बैक किया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आप जैसे नौजवानों को, रोनाल्ड रेगन ने 80s में बहुत प्रेशर डाला था ईरान पर, तो उस वक्त ईरान ने हिजबुल्लाह कायम करने में मदद की और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो थी। जब उसके बाद क्लिंटन आए, जब उन्होंने प्रेशर डाला तो क्लिंटन साहब के होते हुए ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, उस प्रेशर को वार्ड ऑफ कर दिया। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने ईरान को कहा था ये प्रॉक्सी ऑफ वॉर, ये एक्सेस ऑफ ईवल है। एक्सेस ऑफ ईवल के बाद ईरान ने कम बैक किया, तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो बैलिस्टिक और क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। तो जो दो सदूर आज तक पिछले 48 सालों में जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है, एक थे जिमी कार्टर, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का एक हुक्म दिया था, वो ऑब्लिगेटरी इसलिए था कि जब पाकिस्तान इनकलाब ने टेक ओवर किया तो उन्होंने 52 अमेरिकन को जो एम्बेसी के लोग थे ईरान में, उनको हॉस्टेज बना लिया था। उनके रेस्क्यू के लिए डेल्टा फोर्स को जिमी कार्टर ने हुक्म दिया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया गया 24 और 25 अप्रैल 1980 को, और वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। प्रेसिडेंट जो जिमी कार्टर थे 1980 का इलेक्शन हार गए थे उसी साल, जो सेकंड टर्म का था।
और लोग कहते हैं और मुझे जैसे लोग मानते हैं कि वो उसी ऑपरेशन के हारने की वजह से था या नाकामी की वजह से था। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प दूसरे सदर है, तो आपके सामने है कि दूसरी दफा जो मिलिट्री एक्शन हुआ है तो क्या एम्बैरेसमेंट, उसकी तो हम कई दफा बात कर चुके हैं। तो आई थिंक उनको ये याद रखना चाहिए था कि ईरानी कौम प्रेशर में नहीं, JCPOA हुआ था 2015 में प्रेशर डाल के, नॉट मिलिट्री एक्शन करके। तो नेगोशिएशन ईरान से आप प्रेशर डाल के तो निकाल सकते हैं, लेकिन वॉर ने कभी इनको अभी तक मेरा नहीं ख्याल कुछ हासिल हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।